पेज नंबर 14 के ऊपर चौथी एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने। पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड। हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। जी बराबर है 9.8। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आप एक घड़ी बना रहे हैं। आपने देखा है पहले ज़माने में एक घड़ी होती थी जिसमें पेंडुलम यूँ चलता रहता है, सही है। वो जब एक चक्कर लेता है पूरा, क्या लेता है? एक चक्कर वो 1 सेकंड में लेता है। यानी यहाँ से वो यहाँ आता है और वापस जाता है, उसे क्या कहते हैं? 1 सेकंड हो गया। वापस जाता है 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो इसको हम कहते हैं ये सेकंड पेंडुलम है। कौन सा पेंडुलम है? सेकंड पेंडुलम का मतलब जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो, सही है। अब घड़ी आपको बनानी है जिसका टाइम पीरियड क्या हो? 1 सेकंड हो। तो सवाल ये है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, क्या लेंथ रखनी है, ये सवाल है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है तो इसका डेटा कैसे बनेगा? टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकंड। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम आपको क्या करना है? लेंथ, सही है। क्या हर किस्म की का पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा? ये ज़रूरी नहीं है। जब आप घड़ी बनाने बैठे हैं तो आपको ये तय करना है कि जो पेंडुलम का लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या है टाइम पीरियड का? 2 पाई अंडर रूट L/G। याद है आपको, कल भी हमने ये पढ़ा था। हमको मालूम क्या करना है इसमें? लेंथ। 2 पाई को यहाँ ले आइए, T डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट L/G। इसका स्क्वायर रूट यहाँ ले आइए। स्क्वायर रूट लाने का तरीका, दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर। इससे ये हो गया T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, क्या बचा? L/G। जी यहाँ पे डिवाइड कर रहा, मान जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो L बराबर है T स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये जो जी यहाँ डिवाइड कर रहा था वहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है। ये आ गया फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। P की जगह क्या लिखोगे? 1, क्योंकि टाइम पीरियड कितना बनाना है आपको? 1 सेकंड वाला। और जी की कीमत क्या है? 9.8। 4 ऐसे लिखा। पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7। दोनों पे क्या लगाना है? इस पे लगाना है, स्क्वायर भी है। अब इसको हम हल करते हैं। ये तो 9.8 ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाय 4 ऐसे आ गया। ये ऊपर जाके क्या होगा? पलट जाएगा। 7 का स्क्वायर बटा 22 का स्क्वायर। L बराबर है 9.8 डिवाइडेड बाय 4। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 22 का स्क्वायर क्या होता है? मेरा ख्याल है 484 होता है, सही है। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। 22 का स्क्वायर चेक किया आप लोगों ने? कैलकुलेटर है किसी बच्चे के पास? ज़रा चेक करते पीछे देख लें, कहीं मैं गलती कर जाऊं। ठीक है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 22 का स्क्वायर ये होता है 484, सही है। अच्छा, हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9.8 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 49 से। तो ये इसका जो जवाब आया वो आ गया 4802 480.2 डिवाइडेड बाय। अब 484 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 484 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ये क्या आ गया? 1936। अब इसको डिवाइड करेंगे। 480
480.2 को डिवाइड करना है 1936 से, 1936 से, जो जवाब आ गया वो 0.258 मीटर, या इसको आप 24 है, सॉरी, तो इसको हम लमसम में क्या ले रहे हैं, 0.25 मीटर। 0.25 मीटर का क्या मतलब है, 1 मीटर का चौथाई हिस्सा। आपने देखे होंगे वो जो बड़ी बड़ी घड़ी होती हैं, उसमें जो पेंडुलम नीचे लटका हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो हमेशा 1 मीटर का चौथाई हिस्सा होती है। 1 मीटर 8 देखिए आपने, जिसे कपड़ा नापते हैं, उसके 4 हिस्से करेंगे, जितनी लंबाई आएगी उतनी लंबाई का अगर पेंडुलम आप बनाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, एक चक्कर 1 सेकंड में लेगा। क्लियर हो गई बात आपको? उतारें, इसे रोकें। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है और ये आखिरी टॉपिक है इस बुक का, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत दिनों बाद हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होगा। तो इसका टॉपिक का नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशन। सही है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वेव मोशन के तहत काम करता है, वाइब्रेट होता है या ऑसिलेट होता है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हर वक्त एक जैसा नहीं होता। हर वक्त एक जैसा, क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप झूला झुला रहे हो किसी को, पेंडुलम की मिसाल ले लेना, हमने इसको यहाँ से ऐसे खींचा और खींच के जब हम छोड़ेंगे अपने असल मुकाम से यहाँ तक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अपने असल मुकाम से ज़्यादा दूरी तक जो फासला होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये आपने वेव्स में ऐसे देखा था, ऐसे होता है ना, ये जो मुकाम से ज़्यादा ऊंचाई है, इसको क्या बोलते हैं, उस वेव की एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से जब ये हरकत अंजाम दे रहा है, वेव मोशन किसे कहते हैं, पहले मैं समझा चुका हूँ। ऐसा ऑब्जेक्ट जो हरकत के दौरान जिसका एक्सेलरेशन उसके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए लेकिन सिंप में मुखालिफ हो, तो हम कहते हैं वो कौन सी मोशन अंजाम दे रहा है, वेव मोशन। तो वेव मोशन अंजाम देते हुए ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है वो हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। आपने ऐसे पकड़ के छोड़ा, ये जाएगा, वापस आएगा, वापस जाएगा, क्या हर वक्त ऐसे ही चलता रहेगा, या आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू होगा ना। झूला झूलते हैं तो पीछे से अगर धक्का देना छोड़ दें तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये जो एम्पलीट्यूड है आगे बढ़ने का, अपने असल मुकाम से कितनी ऊंचाई तक गया है, ये एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस फेनोमेना को आप कहते हैं कि जो ऑसिलेशन है वो डैम्प्ड हो रही है, डैम्प्ड यानी ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता अपना एम्पलीट्यूड क्या कर रही है, कम करती जा रही है। सही है, अगर मैं इसको ऐसे तस्वीर की शक्ल में दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकते हैं हम कि पहला एम्पलीट्यूड तो बहुत ज़्यादा है, ये एम्पलीट्यूड है पहला, सही है, लेकिन जो दूसरा एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा क्या है इसके मुकाबले में, कम है। समझ रहे हैं आप बात को, ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा, अगला एम्पलीट्यूड क्या है, इसके मुकाबले में कम है, ठीक है, अगला एम्पलीट्यूड उसके मुकाबले में कम है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। तो ऐसे हर ऑसिलेशन में, हर वेव मोशन में अगर एक्सटर्नल तौर पर एनर्जी नहीं दी जा रही, यानी मैं इसको धक्का ना दूं बाहर से, ऊपर से, सही है, तो लाजमी क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। इस फेनोमेना को कहा जाता है कि इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डैम्प्ड हो रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अब घड़ी की मिसाल लो, वो जो पुराने ज़माने की घड़ी होती थी घंटे वाली, उसका तो एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, तो चलता ही रहता है। उसकी वजह ये होती है कि आप उसमें चाबी भरते हो, तो क्या होता है जब एम्पलीट्यूड जब कम हो रहा होता है ना, तो वो जो गरारी के अंदर आपने एनर्जी भर के रखी, वो एनर्जी उसको धक्का मारती है। सही है, एक्सटर्नल एनर्जी के बगैर
कोई भी ऑसिलेशन हमेशा डैम्प्ड होगा, उसके एम्पलीट्यूड में कमी वाक़ई होती चली जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऑसिलेशन में डैम्प्ड ना आए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस जब ये यहाँ से ऐसे जा रहा है तो हवा के मालिक्यूल हैं और हवा का दबाव है जो इसको क्या करता है, रोकता है। इसको हरकत करने से रोकने के लिए रेजिस्टेंस मौजूद होती हैं सिस्टम में। वो रेजिस्टेंस इसके एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। अगर आप वो सारी रेजिस्टेंस हटा दें, इसको खला में ले जाएं जहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर जब आप इसको छोड़ेंगे तो उसमें डैम्प नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यूसली वो ऑसिलेशन होती चली जाएगी, उसमें डैम्प क्रिएट नहीं होगा। और अगर आप दुनिया में यहाँ ज़मीन के ऊपर ये काम करना चाहते हैं कि डैम्प क्रिएट ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, जितनी रेजिस्टेंस है इस वक्त यहाँ, उतनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर देंगे सिस्टम को। सही है? और वो एनर्जी जैसी प्रोवाइड होगी, नतीजे में क्या होगा, ये डैम्प ख़त्म हो जाएगा और हमेशा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट की बेसिस के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा होता है तो उसका एम्पलीट्यूड हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, बल्कि एम्पलीट्यूड में क्या होती है, कमी आती जाती है। इस फेनोमेना को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है? और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह उस सिस्टम में मौजूद रेजिस्टेंस, वो हवा का दबाव हो सकता है। वो पानी के अंदर लहरें बना रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें, तो पहली लहर तो बड़ी ऊंची बनेगी, लेकिन जैसे जैसे लहर आगे तक जाएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जहाँ आपका पत्थर पड़ा है वहाँ तो लहर बड़ी ज़बरदस्त बनी है, लेकिन जब आप किनारे तक लहर को पहुँचते हुए स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ उसका एम्पलीट्यूड उतना नहीं है। एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा था, अब क्या हो गया? सवाल ये कि कम क्यों हुआ? जिस सिस्टम में वो चल रहा है उस सिस्टम की कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस ने उसके एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता क्या कम करना शुरू कर दिया है। इस वजह से ऑसिलेशन जो हो रहा है वेव्स का, उसमें डैम्प क्रिएट होना शुरू हो गया है। ठीक है? ये था हमारा आखिरी टॉपिक। इंशाल्लाह कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर कुछ MCQs भी हैं, कुछ उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल भी हैं। 8 न्यूमेरिकल हैं। ये इस साल जो किताब बनाई है उसमें न्यूमेरिकल अलग से दिए हैं, वरना 9th में तो न्यूमेरिकल अलग से नहीं थे। रुकें बस भाई।